खबर नंदीग्राम से। नंदीग्राम में बड़ा उलटफेर हुआ है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया है। नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने हार भी स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि भूल जाइए नंदीग्राम में क्या हुआ। ममता ने कहा कि हम पूरे बंगाल में जीते हैं, नंदीग्राम के लोगों का फैसला मंजूर है। ईसी ने पहले मुझे जिताया, चुनाव आयोग ने जो किया उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, ये टीएमसी का दावा है। नंदीग्राम में वोटों की गिनती जारी है। टीएमसी ने फिर वोटों की गिनती की मांग की है। और ज्यादा बातचीत के लिए राजेश राज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, टीएमसी ने नंदीग्राम में दोबारा मतगणना की मांग की। हालांकि पहले जब 1200 वोटों से आगे चल रही थी, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, फिर बाद में उनकी हार हुई, फिर स्वीकार किया, फिर उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। सवाल यह है कि ममता बनर्जी और नंदीग्राम सीट और वहां से शुभेंदु अधिकारी, आप बेहद करीब से जानने की कोशिश उन्हें कर रहे थे, पहुंचे थे वहां। अब सवाल यह है कि जो बाद में होना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, यह भी भविष्य के गर्त में वो कैसे क्या करती हैं, आगे के फैसले हैं। लेकिन क्या नंदीग्राम से आपको लगता है कि ममता बनर्जी की हार हो सकती है? क्योंकि ऐसे समीकरण क्या वहां बन रहे थे, क्योंकि 3 सीट से एक पार्टी 80 सीट से ऊपर आती है, तो सवाल यह है कि कहीं ना कहीं उसका भी जनाधार बढ़ रहा है। देखिए विजय, नंदीग्राम बेहद हाई प्रोफाइल सीट थी। पूरे बंगाल का चुनाव एक तरफ, नंदीग्राम की चुनाव और वहां के मुकाबले और वहां की कवरेज एक तरफ थे। जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, हम गए थे उनके परिवार में, उनसे बातचीत की। उनके पिता शिशिर अधिकारी टीएमसी से सांसद रहे, उनके एक भाई भी सांसद रहे, एक भाई अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन है। पूरा परिवार जो है वो पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहुत गहरी पैठ रखता है, राष्ट्रीय राजनीति में बहुत गहरी पैठ रखता है। उसके जो पूर्वज थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और जो पूरा इलाका है नंदीग्राम का, कांथी का, वो अधिकारी परिवार के वर्चस्व में कह सकते हैं या उसके प्रभाव में पूरी तरह से रंगा हुआ है, ये कह सकते हैं। एक बड़ी बात ये भी है कि जिस नंदीग्राम ने ममता बनर्जी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी, नंदीग्राम आंदोलन को लीड करने से, और वहां से वो प्रोजेक्ट हुई और फिर बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। दरअसल जो वहां पे आंदोलन शुरू हुआ था वो अधिकारी परिवार ने ही शुरू किया था और उसके जो कर्ता धर्ता थे वो शुभेंदु अधिकारी थे। उस वक्त में शिशिर अधिकारी के सलाह पर शुभेंदु अधिकारी गए थे और ये बाकायदा कोट किया शिशिर अधिकारी, जो शुभेंदु अधिकारी के पिता है, कि हमने वो आंदोलन खड़ा किया था और हाथ पकड़ के ममता बनर्जी को कोलकाता से लेकर के आए थे नंदीग्राम में और उनके हाथ में इस आंदोलन की बागडोर थमाई थी। तो ये इतना बड़ा प्रभाव है नंदीग्राम में शिशिर अधिकारी के परिवार का और शुभेंदु अधिकारी के परिवार का। हम जब वहां पे थे तो बहुत ही कांटे की टक्कर में थी। लोग ये कह रहे थे कि कुछ भी हो सकता है, शुभेंदु अधिकारी हरा भी सकते हैं और अगर किसी की भी हार होती है तो बहुत ही कम मतों के अंतर से होगी। और जब पहली बार खबर आई थी कि 1200 वोटों से ममता बनर्जी जीत गई है, तब भी हमने कहा था कि ये बहुत ही कांटे की टक्कर की सीट थी। और अब जब बात आ रही है कि 1957 वोटों से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी ने अपनी हार भी स्वीकार की। हालांकि टीएमसी के नेता अभी कह रहे हैं कि वो रिकाउंटिंग का वेट कर रहे हैं, रिकाउंटिंग हो रही है, चुनाव आयोग की तरफ से जल्द ही साफ हो जाएगा। लेकिन ये बहुत है, मानिए विजय, कि जो नंदीग्राम सीट है उस पे शिशिर अधिकारी परिवार का या फिर अधिकारी परिवार का जो इतना प्रभाव है, उससे वो चीजें मुक्त नहीं हो सकती। और पूरी जी जान से लगे हुए थे शुभेंदु अधिकारी, तो ये जो जीत है वो कोई अप्रत्याशित भी नहीं कही जा सकती। या फिर ममता बनर्जी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी थी, पूरा जो संगठन है और सत्ता की ताकत है वो वहां पे हमने देखा उनकी रैलियों में, उनकी कैंपेनिंग में और डोर टू डोर कैंपेनिंग में। तो फिलहाल अगर जीत है तो निश्चित रूप से उस प्रभाव का जीत है, शुभेंदु अधिकारी के प्रभाव का जीत है। और अगर रिकाउंटिंग के बाद कोई परिणाम आता है, हालांकि उसमें वेट करने वाली बात होगी। अगर रिकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या फाइनली वर्डिक्ट आता है और जो कुछ भी होगा वो थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। जहां तक रही बात ममता बनर्जी के चुनाव आयोग के स्टैंड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाने का सवाल है, तो वो कई बातों को लेकर के खफा है। अगर उनके पास कुछ ठोस प्रमाण है तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। अगर इस परिणाम को लेकर के भी वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे तो निश्चित रूप से वो जा सकती है, हर एक उम्मीदवार और पार्टी का अधिकार है। लेकिन जो पूरी प्रक्रिया है वो अब इलेक्शन कमीशन के स्टैंड पे होगी, क्योंकि उनकी तरफ से क्या फाइनल वर्डिक्ट आता है और जो सर्टिफिकेट है जीत का वो किसको जाता है, उसके बाद पूरी तरह से कहानी साफ होगी। लेकिन हम शुरू से कहते रहे कि बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट रही है नंदीग्राम,
और यहाँ पे किसी की भी जीत के बारे में कोई भी पहले से अनुमान नहीं लगा सकता था और न लग पा रहा था। और अगर किसी की भी जीत होती है तो निश्चित रूप से उसके संघर्ष और उसके प्रभाव की जीत होगी। जी जी, बने रहिए आप हमारे साथ। और लगातार हम बता रहे हैं कि ममता ने स्वीकार की ये हार। उन्होंने कहा कि भूल जाइए नंदीग्राम में क्या हुआ, लेकिन वो भूलने के लिए तैयार नहीं है। जनता से जरूर कह रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भूल जाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। चुनाव आयोग पर भी वो सवाल खड़े कर रही है। एक बड़ा उलटफेर हुआ है, पहले जीत फिर हार, बड़ा एक नाटकीय ढंग से यहां सब कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता दें कि रिकाउंटिंग शुरू हो चुकी है। शुक्रिया राजेश इस तमाम बातचीत के लिए। तो टीएमसी ने नंदीग्राम में दोबारा मतगणना की मांग की, दोबारा से मतगणना शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना नियंत्रण ग्रुप की बैठक की समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने कहा है कि कोरोना की चेन ब्रेक करने का एकमात्र तरीका यही है कि जहां संक्रमण है उसे वहीं से रोकना होगा। गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, गली-गली में जहां भी संक्रमण हो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाए, कोरोना को वहीं से रोक दे। उन्होंने कहा कि जहां कोरोना संक्रमण नहीं है वहां बाहर से आने जाने वालों पर सख्ती की जाए। मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव, मेरा मोहल्ला कोरोना मुक्त मोहल्ला, मेरा शहर कोरोना मुक्त शहर बनाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि घर घर सर्वे कर सर्दी जुकाम बुखार के मरीजों की पहचान की जाए और उन्हें मेडिकल किट देकर इलाज शुरू किया जाए। प्रारंभ से ही दवाइयां दिए जाने से मरीज जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो कोरोना अपडेट की आज बात कर ले मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में आज 12,662 कोरोना मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 5,88,368 संक्रमित मध्य प्रदेश में मिले हैं और मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 94 मरीजों की मौत हुई है और अब तक 5,812 मरीजों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में आज 13,890 मरीज डिस्चार्ज हुए और मध्य प्रदेश में अब तक 4,95,357 मरीज स्वस्थ हुए। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 88,189 है। भोपाल में 1,678 मरीज मिले, इंदौर में 1,821, ग्वालियर में 1,072 तो जबलपुर में 731। नीलम गुरवे हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नीलम, प्रशासनिक अमला मेरा शहर कोरोना मुक्त शहर, मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव, मेरा मोहल्ला कोरोना मुक्त मोहल्ला, ये तमाम तरह की कवायद कर रहा है और मुख्यमंत्री जी ने तमाम मुद्दों पर मॉनिटरिंग भी आज की है। उनका साफ कहना है कि जहां जो मरीज मिल रहे हैं वहां तत्काल बुखार सर्दी खांसी या एसिम्प्टोमेटिक भी है तो तत्काल दवाइयां शुरू की जाए। जो है हम देख रहे हैं की जा रही है। अब गांव में भी जब ये बात सामने आई कि संक्रमण फैलने लगा है तो ये कोशिशें की जा रही है कि वहां पर जो संक्रमण है ज्यादा ना फैले। किल कोरोना अभियान के जरिए वहां पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण से किस तरह से बचा जा सकता है, क्योंकि दूसरी लहर हमने देखा शहरों में किस तरह से तबाही मचा रही है। तो इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हमारे शहरों के साथ साथ हमारे गाँव भी जो है सुरक्षित रहे, वहां पर संक्रमण की जो दर है वो कम ही रहे। और मध्य प्रदेश की अब एक राहत भरी बात भी है, हम देख रहे हैं कि लगातार एक्टिव केसों की संख्या जो है वो कम होते जा रही है। आज भी 87,000 के आसपास एक्टिव केसेस है। पर अभी चिंता का जो मुद्दा है वो ये है कि संक्रमितों की जो मौत का आंकड़ा है वो निरंतर बना हुआ है और इसके साथ ही साथ रोजाना जो नए संक्रमित मिल रहे हैं उनका आंकड़ा भी 12,000 से 13,000 के बीच में बना हुआ है। तो संक्रमितों की दर को कम करना यानी कि संक्रमण की दर को कम करना अभी हमारे लिए एक चुनौती है। वही साथ ही साथ व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करना, लगातार बिस्तरों की उपलब्धता, इंजेक्शन की उपलब्धता और ऑक्सीजन सप्लाई को बनाए रखना, सरकार ये पूरी कोशिशें तमाम कर रही है। वहीं लोगों में भी अब जागरूकता आ गई है, लगातार टेस्टिंग और सैंपलिंग जो है वो बढ़ाई गई है, जिसके कारण लोगों में इतनी जागरूकता आ गई कि यदि थोड़े से भी लक्षण उन्हें दिख रहे हैं तो वो लगातार फीवर क्लिनिक या आसपास से अपने संजीवनी क्लिनिक पहुंचकर टेस्ट करवा रहे हैं। और ये बेहद जरूरी है मध्य प्रदेश में कि यदि हमें संक्रमण को कम करना है तो ये जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं वो लगातार जारी रखें। और जैसा कि हमने देखा कि राजधानी भोपाल में भी अब 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, जबलपुर में भी 17 मई तक का कर्फ्यू बढ़ाया गया है। तो जिला क्राइसिस समिति की जो बैठकें लगातार हो रही है उनके मुताबिक जिलों में भी जो है वो गाइडलाइन की जा रही है और नियंत्रण स्थितियों करने की पूरी कोशिशें जारी है। जी नीलम, लेकिन मरीजों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की बात कही जा रही है, तो क्या पूरे प्रदेश में कोई अलग से टीम बनी है या जो टीम पहले से काम कर रही है उसी को ये काम करना होगा?
जी बिल्कुल, अभी जो जिला प्रशासन की टीमें और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मिलकर के काम कर रही है, वही टीमें ये ध्यान रखेंगी कि किन किन क्षेत्रों में ज्यादा जो मरीज है वो मिल रहे हैं। जैसे कि हमने राजधानी भोपाल में देखा कि कोलार का जो क्षेत्र था वो एक तरह से हॉटस्पॉट बनता जा रहा था और वहां पर उस पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट किया गया था। राजधानी के अलग अलग वार्डों को भी कंटेनमेंट जोन बनाया गया था। ये पूरा काम जो है जिला प्रशासन ने किया था और उसमें स्वास्थ्य विभाग की टीमों का भी थोड़ा बहुत सहयोग नजर आ रहा था। तो इसी तरह से जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें लगातार फील्ड में काम कर रही है, वही ये जो है काम करेंगी। लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी, देखा जाएगा कि किन क्षेत्रों में संक्रमित है और उसके मुताबिक ही कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। जी शुक्रिया नीलम इस तमाम बातचीत के लिए। और मध्य प्रदेश में कोरोना से बिगड़े हालात अब धीरे धीरे सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या अब कम होना शुरू हो गई है, साथ ही संक्रमण की दर भी कम हो रही है। और ये कहना है प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का। उन्होंने कहा है कि ये सब जनता के आत्म अनुशासन और सरकार की कोशिशों से हुआ है, लेकिन अब भी खुश होने की जरूरत नहीं है। अब भी संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए काम करना होगा। पॉजिटिविटी रेट लगातार कम हुआ है, रिकवरी रेट लगातार बढ़ा है। यदि अपने को और अपने परिवार को इस भीषण संकट से बचाना चाहते हैं तो हमें कोरोना कर्फ्यू का भी सख्ती के साथ पालन करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि हम संक्रमण की चेन को तोड़ें। इंदौर के कोविड हॉस्पिटल में मिल रही शिकायतों और अव्यवस्थाओं के चलते प्रदेश सरकार के मंत्री और सांसद लगातार अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज मंत्री तुलसी सिलावट ने सुपर स्पेशलिटी और दूसरे निजी अस्पतालों का दौरा किया है। मंत्री सिलावट ने अस्पताल संचालकों को हिदायत दी है कि मरीजों को समय पर इलाज दिया जाए। अस्पताल में किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इंजेक्शन और ऑक्सीजन की व्यवस्था को सुधारने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। मंत्री तुलसी सिलावट के मुताबिक अस्पतालों में किसी भी तरह की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मध्य प्रदेश की सरकार कालाबाजारी करने वालों कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मध्य प्रदेश का इंदौर पहला जिला है जहाँ पर 9 लोगों पर रासुका लगाई गई है और ऐसे जो भी लोग आएंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। और इंदौर में बेकाबू कोरोना संक्रमण से भाजपा की छवि पर बुरा असर हुआ है, लिहाजा अब लगातार डिजास्टर मैनेजमेंट की कवायद जारी है। रविवार को भी भाजपा विधायक और मंत्री ने भाजपा मंडल स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में फैसला लिया गया कि शहरी क्षेत्र की सभी 5 विधानसभा में 100 बेड के आइसोलेशन सेंटर खोले जाएंगे। इसके लिए सभी विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपनी अपनी विधानसभा में जगह जगह चिन्हित कर जल्द से जल्द कोविड केयर सेंटर स्थापित करें। जो बड़े अस्पताल हैं वो अपने यहाँ एयर सेपरेशन यूनिट लगाएंगे, हवा से ऑक्सीजन बनाने की यूनिट लगाएंगे, जिससे हमारे शहर में ऑक्सीजन का ये जो लोड है वो कम होगा। प्रतिनिधि अपने अपने विधानसभा में क्वारंटाइन सेंटर खोल रहे हैं। माननीय रमेश जी की विधानसभा में कल 100 बेड का क्वारंटाइन सेंटर खुला है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस कार्य को देख रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी आज संगठन की बैठक में निर्णय हुआ है कि सभी विधानसभा वार एक क्वारंटाइन सेंटर खोला जाए। पूर्व में भी जो क्वारंटाइन सेंटर खोले गए थे उसी के अनुसार 100 बेड के 50 या 100 बेड के क्वारंटाइन सेंटर खोले। और मध्य प्रदेश में 18 से 45 साल तक के लोगों को कोरोना वैक्सीन कब से लगेगी, इसे लेकर फैसला नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश को सिर्फ 1.5 लाख डोज ही मिले हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर संशय बना हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वैक्सीन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन समेत अन्य मंत्रियों से बात करेंगे। भले ही 18 से 45 साल के लोगों के लिए राज्य सरकार को सीधे कंपनी से वैक्सीन खरीदना है, लेकिन किस राज्य को कितने डोज कब सप्लाई होंगे ये केंद्र सरकार को तय करना है। और इस महामारी से बचने के लिए प्रशासन ने जनता कर्फ्यू लगाकर लोगों को अपने घरों में रहने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं सख्ती बरतने पर लोग हमलावर भी हो रहे हैं। रायसेन नगर परिषद के दल ने फल विक्रेता को बिना मास्क फल बेचने से रोका तो हमला कर दिया। सिलवानी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने इसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई। आरोपी पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। गरीब आदमियों को कमाल नहीं दे रहे।
ऑक्सीजन को लेकर सतना में मचे हाहाकार के बीच प्रशासन ने कालाबाजारी करने वालों पर उनका भांडाफोड़ किया है। सिटी मजिस्ट्रेट राजेश शाही और नगर निगम आयुक्त तन्वी हुड्डा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। सतना बस स्टैंड के पीछे विंध्या इंजीनियरिंग में छापा मारा गया, जहां जांच टीम को करीब 400 ऑक्सीजन सिलेंडर मिले हैं जिनकी कालाबाजारी की जा रही थी। जांच टीम को जिला अस्पताल से गायब 150 सिलेंडर भी इसी गोदाम में मिले, जिन्हें जब्त किया गया है। विंध्या इंजीनियरिंग के प्रोपराइटर राजीव जैन हैं जो फरार बताए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर ने भी मौके का मुआयना किया और रासुका के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जो भी लीगल प्रोविजंस है कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और अभी सबसे पहले हमको ज़रूरी है सिलेंडर्स को अधिग्रहित करके उनको यूज़ में, है ना, जनता के यूज़ में ये सिलेंडर्स आएँ, उसको इंश्योर करना। और साथ ही साथ जो आपराधिक कार्रवाई है, सिविल क्रिमिनल सभी एक्ट्स के अंतर्गत जितनी भी कार्रवाई है इसमें संभव है। एसेंशियल कमोडिटीज़ में ये चोर बाजारी अधिनियम के अंतर्गत भी आएगा, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई निश्चित ही की जाएगी। सिलेंडर्स पाए गए हैं, इस पे क्रिमिनल केस रजिस्टर करेंगे। ड्रग इंस्पेक्टर और प्रशासन के सारे अधिकारी हैं। अभी यहाँ पूरी कार्रवाई चल रही है। इसमें जो भी इसके वो हैं संचालक हैं, इनके अगेंस्ट क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होगा। बाकी जैसा कलेक्टर साहब ने कहा है, इसमें एनएसए कार्रवाई हम प्रस्तावित करेंगे। और जबलपुर के एक निजी अस्पताल में एक मरीज के शव को कथित तौर पर बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है। इसे लेकर मृतक के परिजन ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन हादसे में घायल हुए उनके मरीज की कोरोना संक्रमण से मौत बताकर जबरन पैसे मांग रहा था, जबकि वो इलाज पर खर्च हुए करीब 10 लाख रुपए पहले ही दे चुका है। वहीं अस्पताल प्रबंधन 1,63,000 रुपए और मांग रहा है। और इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों से उनका पक्ष जाना, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हम नहीं देंगे, हम तो 10 लाख दे चुके, 10 लाख दे चुके हैं, क्यों देंगे अब? हमारा मरीज अच्छा होता तो हम उतने भी दे देते। पहले तो एक्सीडेंट का आपने ऑपरेशन बोले, ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन करवाया हमने, तब उनकी कोरोना की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई थी, मतलब कोरोना नहीं था उनको। 64 यहाँ का बोल रहे हैं कि देना है, हॉस्पिटल का और मेडिकल का 20,000 देना है। कितना खर्च कर चुके अब तक? मैं 10 लाख रुपये करीब। जबलपुर में कोरोना मरीजों की सेवा के दौरान महामारी की चपेट में आई नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्टाफ नर्स मीना सिंह सराठे की मौत हो गई है। वो 40 साल की थी। उन्हें सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया था। आज सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद नर्सेस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने 55 लाख रुपए मुआवजा देने, शव को तिरंगे में लपेटकर कोरोना योद्धा का सम्मान देने और परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की मांग की है। नर्सेज एसोसिएशन ने कहा कि मीना सिंह सराठे की वजह से उनके पति और सास कोरोना की चपेट में आ गए थे। पति की हालत गंभीर हो रही है, जिन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लिखित आश्वासित करें इनके डेथ सर्टिफिकेट के साथ कि इन्हें कोरोना वॉरियर का सम्मान, इन्हें योद्धा की दी जाए उपाधि और 55 लाख का जो कोरोना वॉरियर को कैश नगद राशि दी जा रही है वो, और एक लिखित एग्रीमेंट कि इनका भाई या इनका पति दोनों में से किसी एक को नौकरी दी जाए ताकि बच्चों का भरण पोषण हो सके। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर का कोरोना से निधन हो गया है। बुंदेलखंड के दिग्गज कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर का राजधानी भोपाल की चिरायु अस्पताल में इलाज चल रहा था। कांग्रेस के महामंत्री राजीव सिंह ने मौत की पुष्टि की है। आपको बता दें कि बृजेंद्र सिंह राठौर दमोह विधानसभा उपचुनाव के प्रभारी बनाए गए थे। बताया जा रहा है कि दमोह उपचुनाव के दौरान ही वे कोरोना संक्रमित हुए थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, पूर्व मंत्री श्री बृजेंद्र सिंह राठौर की दुखद निधन का समाचार बेहद पीड़ादायक और व्यथित करने वाला है। वे मेरे बेहद प्रिय होकर सहज सरल व्यक्तित्व के धनी और पार्टी के प्रति बेहद निष्ठावान और समर्पित थे। उनका निधन कांग्रेस परिवार और मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। तेरह माह से मध्य प्रदेश को बड़ा इंतजार था कि आम जनता की समस्या सोशल मीडिया पर शिवराज मामा से मदद की गुहार लगाने वाले अनिल साहनी ने आखिरकार दम तोड़ दिया है। अनिल साहनी का यह वीडियो
बहुत वायरल हुआ। IBC 24 ने भी अनिल की आवाज सरकार और प्रशासन के कानों तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसका असर भी हुआ, लेकिन शाम होते होते अनिल जिंदगी की जंग हार गया। आपको बता दें कि अनिल कोरोना संक्रमण से जूझ रहा था। उसे देवास के निजी अस्पताल अमलतास में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां अव्यवस्था के कारण उसकी हालत और बिगड़ती गई। इसके बाद उसे अस्पताल से ही उसने वीडियो बनाकर सरकार से मदद मांगी, मदद की गुहार लगाई थी। बताया यह भी जा रहा है कि शुक्रवार को जो रेमडेसिविर इंजेक्शन अमलतास अस्पताल को भेजे गए थे, वो मरीज को इंजेक्शन नहीं लगे। अमलतास में भर्ती अनिल साहनी नामक मरीज का यह वीडियो भी सामने आया। मैं बोलना नहीं चाहता, मेरे को मेरी बहन का देखना है, मुझे मेरा देखना है, मुझे मेरी हेल्प करे, जैसे भी करे मेरी हेल्प करे। क्या इत्तेफाक समझे कि अब डिमांड होने के बाद या सोशल मीडिया में आने के बाद में फिर व्यवस्था बन रही है? नहीं, हम प्रोसेस में थे। रात को क्या है, गजराज सिंह इनके पेशेंट एडमिट हैं, उन्होंने हमारे व्यक्ति का कॉलर पकड़ के, जिसको बोल सकते हैं बंदूक की नोक पे 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन छुड़ाए उन्होंने। तो ये कहाँ का न्याय है? हमारे स्टाफ जो इनोसेंट है उससे इस तरह से बदतमीजी करके लेना, इसके कारण उसने उसका रात को उसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया और उस बीच में उन्होंने सोशल मीडिया में दे दिया। तो कलेक्टर साहब ने एक दल बनाया है जो वहाँ पर निगरानी करेगा, और उसके लिए उन्होंने राजस्व विभाग के लोग, कुछ अन्य विभाग के लोगों को भी 2 सवेरे 2 दोपहर में और 2 रात को इस तरह की टीम गठित करके उनको वहीं पर कार्य करने के लिए आदेशित किया गया है। इस समय हम सभी कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं, और इस कठिनाई के दौर में सबसे प्रथम समस्या है ऑक्सीजन सिलेंडर की, जो कि बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। उसके बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, हर मरीज को बेड नहीं उपलब्ध है, बेड की उपलब्धता नहीं है। जो भी स्थिति यहाँ पर है वह बड़ी विकट स्थिति है। और इधर विदिशा में लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कृषि उपज मंडी के व्यापारी भी सदमे में हैं, क्योंकि इसी मंडी के 50 से 60 व्यापारी कोरोना संक्रमित हैं। इनमें से 22 का इलाज भोपाल में चल रहा है, जिसके बाद अनाज तिलहन व्यापार संघ के अध्यक्ष राधेश्याम माहेश्वरी ने 9 मई तक के लिए मंडी बंद करने की घोषणा कर दी है। उनका कहना है कि स्थिति चिंताजनक है। ऐसे में कृषि मंडी में काम करना जोखिम भरा होगा, क्योंकि गाँव से किसानों की आवाजाही से कोरोना संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है। लेकिन इस निर्णय से वो किसान परेशान नजर आए, जिनके घर में शादी ब्याह है और वो अपनी उपज बेच नहीं पा रहे हैं। ऐसे में पैसों का बंदोबस्त कैसे होगा? अभी भी 40 व्यापारी में से 22 व्यापारी भोपाल में एडमिट है, बाकी यहाँ हैं, और कुछ होम आइसोलेशन में अलग हैं, उनकी कोई गिनती है नहीं। ऐसी स्थिति में नीलाम करना बहुत घातक होगा। इस वक्त किसान को अपनी फसल बेचने के लिए बहुत परेशान होना पड़ रहा है। उसके घर में जो शादी समारोह वगैरह या अन्य कोई आयोजन है वो इस वक्त ही करता है जब उसके पास पैसा आता है, और मंडी भी बंद है, तो किसान बड़ी दुविधा में है। मंडी 9 तारीख तक बंद है, और फसल टाली ऐसे पानी का मौसम ऐसा हो रहा है, हो सकता है कि फसल पानी गिर जाए। इस समय हम क्या कर रहे साहब, हमारी टाली खड़ी हुई है, परेशान चल रहे हैं। और बड़ी खबर हल्दिया से मिल रही है। शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है। तो काउंटिंग सेंटर से निकलने के बाद यह हमला हुआ है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया है और फिलहाल रिकाउंटिंग चल रही थी। ऐसे में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गुस्से में आकर उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। तो हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। और ये तस्वीर आप देखिए जहां पुलिस प्रशासन उसके बाद सख्त नजर आया। हालांकि अभी भी वहां तनावपूर्ण स्थिति है। तो
फोर्स तैनात की गई है। शुभेंदु अधिकारी जो कि टीएमसी में थे, ममता बनर्जी के खास से, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और नंदीग्राम से वो ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। पहले ममता बनर्जी आगे चल रही थी, फिर लगातार काउंटिंग में आगे पीछे होता रहा और उसके बाद खबर ये मिली कि शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से अपना चुनाव जीत लिया है, ममता बनर्जी को हरा दिया है। उसके बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी और अब रिकाउंटिंग की उन्होंने मांग की थी। रिकाउंटिंग चल रही थी, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मांग की थी। उसके बाद खबर यह मिल रही है कि शुभेंदु अधिकारी के गाड़ी पर हमला किया गया, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सुपर स्पेशलिटी और दूसरे निजी अस्पतालों का दौरा किया। मंत्री सिलावट ने अस्पताल संचालकों को हिदायत दी है कि मरीजों को समय पर इलाज दिया जाए। अस्पताल में किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इंजेक्शन और ऑक्सीजन की व्यवस्था को सुधारने के लिए भी निर्देश दिए गए। मंत्री तुलसी सिलावट के मुताबिक अस्पतालों में किसी भी तरह की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मध्य प्रदेश की सरकार कालाबाजारी करने वालों कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मध्य प्रदेश का इंदौर पहला जिला है जहाँ पर 9 लोगों पर रासुका लगाई गई है और ऐसे जो भी लोग आएंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। मध्य प्रदेश पहुंचने वाली ये तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस है। इससे पहले भी 2 ऑक्सीजन एक्सप्रेस जबलपुर, सागर, भोपाल के लिए प्राणवायु लेकर आ चुकी है। बोकारो से सीधे जबलपुर के भेड़ाघाट स्टेशन पर पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए कल 2 टैंकर लिक्विड ऑक्सीजन पहुंचाएगी, जिनमें से करीब 22.19 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन आई, जो कि संस्कारधानी जबलपुर के कोरोना मरीजों के लिए जीवनदायिनी बनेगी। इसके पहले भी 3 टैंकर लिक्विड ऑक्सीजन इस तरह जबलपुर को मिल चुकी है। ये गाड़ी बोकारो से चल के यहाँ आई है। इसके पहले भी 3 टैंकर आ चुके हैं। आज भी 2 टैंकर लेके आई है। इसमें 22.19 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आई है। इसके पहले भी यहाँ पर 813, इस प्रकार टोटल मीट्रिक टन 813 यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन आ चुकी है। सामने आया, जिसके बाद आरोपी युवक ने अश्लील वीडियो बनाकर उसके परिजनों को भेज दिया, जिसके बाद परिजन ने इसकी सूचना पुलिस को दी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि शादी तय होने के बाद युवती मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए आरोपी मोहम्मद अकबर खान से मिली थी, जिसके बाद आरोपी ने युवती को नौकरी लगवाने और उसे महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाने का झांसा दिया। युवती को अमैया में किराए का कमरा भी दिलवा दिया और फिर दुराचार की घटना को अंजाम दिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वो लगातार युवती के साथ ज्यादती करता रहा। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है।